वेलकम बैक टू सवेरे पाकिस्तान। हम अब बात करेंगे कि हम मोटे होते जा रहे होते हैं तो हम लोगों को अक्सर बात हो रही थी कि मोटा कोई भी इंसानों किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन वो मोटा हो क्यों रहा है इसकी रीज़न्स फाइंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा लाइफस्टाइल हमने बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया है तो ये चीज़ों को फाइंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर हम मोटापे की बात करें तो कोई भी मोटा शख्स जो है वो अगर उसकी ज़ाहिरी शख्सियत तो देख रहे हो तो वो उसकी सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, बल्कि लोग जो उसको है वो क्रिटिसाइज ही कर रहे होते हैं कि ये तो मोटा हो गया, वो मतलब वो खुद भी पेरेंट्स वाइज भी अच्छा नहीं लग रहा। ये मसला ना क्या पेरेंट्स का प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये मुख्तलिफ अमराज की जड़ भी साबित हो रहा होता है ये मोटापा जो है, क्योंकि इससे अगर हम देखें डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, अमराज़ कल्ब, फॉलेज, गरज के लातादाद बीमारियां हैं जिनका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और ये कहा जाता है ओबेसिटी की वजह से, मोटापे की वजह से ज्यादा बीमारियां आपके ऊपर हमलावर हो रही हैं। अच्छा, कुछ लोग जब अपना वेट गेन कर रहे होते हैं ना, उन्हें पता नहीं लग रहा होता, लोग उन्हें कह रहे होते हैं कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे होते कि हम भाई मोटे हो रहे हैं। ये चीज़ों को मेरा ख्याल है वो ये कह रहे होते हैं कर लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन ये कर लेना जो है ना ये कोई आसान काम नहीं है। काफ़ी एक बहुत मुश्किल एक चीज़ लगती है इसको आप कहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन वो कर नहीं पा रहे होते। लेकिन कोई आप आपको इन हर एक का दिल होता है ना कि बस हम बस जादू की छुड़ी घूमें और हम पतले हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता। इस तरह ऊपर कोशिश करनी पड़ती है। आपको अपना लाइफस्टाइल को बेहतर करना होगा, आपको अपनी डाइट को, अपनी जो एक्सरसाइज जो हैबिट्स हैं उनको आपको बेहतर करना होगा। और ख़ास तौर पर हम देखें हम सारा दिन खा पी के टीवी के आगे बैठे रहे तो हम तो मोटे ऐसे ही है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि लोग ये कहते हैं कि जी कि क्यों कि हम जितने भी अच्छे कपड़े खरीद लें हम मोटे हैं इसलिए हमारे ऊपर कपड़े अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। अगर आप की बॉडी अच्छी है तो उसके बाद आप कुछ भी पहन लें आपको बहुत ज़्यादा सूट कर रहा होता है। हमने यही बात करनी है कि मोटापे की वजूहात क्या है। 75% पाकिस्तानी मोटापे का शिकार है जी। ये जो अभी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक 75% देखा जाए तो बड़ी एक अमाउंट है। 100 में से 75% लोग मोटापे का शिकार। क्वेश्चन ये है कि मोटापे की आखिर डेफिनेशन क्या है। यहाँ से शुरू करेंगे। फिटनेस ट्रेनर सोनिया लोधी हमारे साथ मौजूद है। सोनिया अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सोनिया ये बताइएगा पहले तो मोटापे को डिफाइन कर दें कि हम किस चीज़ को मोटापा कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। उसके बाद अगर हम मोटापे की डेफिनेशन पे जाते हैं कि जी मोटापा है क्या। सो मेरा ख्याल है कि मोटापे की डेफिनेशन बताने से ज़्यादा जब हम देखते हैं तो हमें ऑलरेडी समझ आ जाता है कि अच्छा जी ये शख्स मोटा है। वो क्यों मोटा है? क्योंकि जाहिर सी बात है उसका साइज़ उसकी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, उसकी हाइट के हिसाब से उसकी क्या कहना चाहिए उसकी जो फिज़ीक है वो मैच नहीं कर रही है। आपके ऊपर लातादाद चर्बियाँ चढ़ चुकी हैं, लेयर्स जो हैं लिटरली चढ़ चुकी हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, हमारा वैसे भी हेल्दी लाइफस्टाइल ओवरऑल रहा ही नहीं है कभी। हमारी जितनी भी तरबियत या अपब्रिंगिंग होती है, अनफॉर्चुनेटली मैं सारे पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करूँगी, लेकिन दिस इज़ ट्रू कि जो हमारी अपब्रिंगिंग होती है उसके अंदर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल को लेकर कहीं से भी तरबियत नहीं दी जाती। अगर आप लोग मेरी बात को समझें कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हम अपने बच्चों को सच बोलने की तरबियत देते हैं, रिश्वत ना लेने की तरबियत देते हैं, अच्छी पढ़ाई के लिए, उनके प्रोफेशनल कैरियर के लिए उनको तरबियत दी जाती है, लेकिन उनको कहीं से भी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए तरबियत नहीं दी जाती है। इनफैक्ट स्कूल्स में भी बहुत से बहुत 5 मिनट्स वो पीटी होती है, फिजिकल ट्रेनिंग, और उसके बाद क्या होता है क्लास शुरू होती है और दैट्स इट। स्कूल्स या कॉलेजेस में भी इवन नहीं होती। एक अच्छा ट्रेंड ये हुआ है कि स्कूल एंड कॉलेजेस में इस बार मैंने देखा है कि भाई स्पोर्ट्स और इस तरह की स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किए जाने लगे हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस किए जाने लगी हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट अगर देखा जाए तो सारा कसूर तो हमारा अपना है ना। हमारे घर से हमारी तरबियत का पार्ट ही नहीं है हेल्दी लाइफस्टाइल। माएँ जो हैं वो मैगी की देख भर भर के बच्चों को दे देती हैं कि वो अपनी भी कन्वीनियंस देखती हैं। सो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं तो जो आप मोटापे से भी बचेंगे, मोटापे के बाद मोटापे से आ जाने वाली बीमारियों से भी काफ़ी हद तक बचेंगे, दिल की बीमारी, जिगर की बीमारी, और मेरा ख्याल है मोटापा ही एक सबसे बड़ी बीमारी है। बिल्कुल, अगर आप देखें तो बाकी की बीमारियां तो अलग हो जाती हैं, मोटापा जो है वो मेन जड़ है, उसके बाद जो है बाकी की सारी चीजें कनेक्शन। लेकिन सोनिया हमने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कैसे पैदा होता है कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल हम और हमने ये ट्रेनिंग कैसे दे रही है? क्योंकि एज अ पेरेंट अगर देखें, हम पेरेंट्स की आपने बात की है ना कि पेरेंट्स नहीं ट्रेनिंग दे रहे थे। हम अगर बात करें हेल्दी लाइफस्टाइल की तो ये ट्रेनिंग कैसे देनी है हम लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो ये कि माँ बाप, पेरेंट्स जो गार्जियन होते हैं वो ही
बच्चे का रोल मॉडल होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को ट्रेनिंग देनी है। आप खुद, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं एज कम्पेयर टू पुराने, यानी हम जब छोटे थे, हमारे यहाँ जब हमारे वालिदैन, हम देख के भी सीखते थे, लेकिन हमारे यहाँ बताया जाता था। लेकिन हर एरा के बच्चे फ़र्क होते हैं। अब जो लाइफस्टाइल है, अब जो बच्चे हैं, जो अब स्कूलिंग है, उसमें बच्चे देख के ज़्यादा लर्न कर रहे होते हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें तो सबसे पहले आपको खुद को ट्रेनिंग देनी है, खुद को मोटिवेटेड रखना है। घर में बजाय आप ऐसे खाने बनाएं, जंक फूड बनाएं, उससे कहीं अच्छा है कि आप हेल्दी कुछ ऐसा खाना बनाएं और बच्चे को उसके लिए मोटिवेट करें, खुद भी खाएं और उसको भी खिलाएं। और ये चीज़ एकदम से नहीं हो जाती कि आज आपने हेल्दी खाना रखा और बच्चे ने जो है एक्सेप्ट कर लिया। हेल्दी खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब खाने की जो रेसिपीज़ होती हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। बच्चे को उस खाने से मुतालिक सबसे पहले आप उसके फ़ायदे बयान करें कि भाई ये जो मैंने पालक बना के आपको दिया है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसमें कितना आयरन होता है, ये हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आप कितना ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे इसको खा के, आप स्टडीज़ में भी अच्छे हो जाओगे। पहले से थोड़ा सा उसको माइंड को उसकी ट्रेन करें और ख़ुद भी ट्रेनिंग लें। ये नहीं कि बच्चे को आपने बताया खुद फ्रिजी ड्रिंक्स आप पीना शुरू कर दें। फ्रिजी ड्रिंक्स, अपने डब्बे के दूध, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, फ्रिजी ड्रिंक्स, डब्बे के दूध, डब्बे के जूसेस अपनी ज़िंदगी से निकाल दीजिए। अगर आप पिज़्ज़ा या फास्ट फूड के शौकीन हैं, वंस इन अ ब्लू मून यू कैन हैव दैट, बट कोशिश करें कि हेल्दी खाना खाएं। ठीक है सोनिया, ये तो मामला सारा हो गया कि हमने मोटापे से खुद को कैसे बचाना है। अब जरा हम आ जाते हैं, मोटापे का शिकार हो गए हैं, अब क्या करना है? क्योंकि हमसे तो वर्कआउट होता नहीं है, हिला हमसे जा नहीं रहा होता, खाना हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो अब क्या करें? बिल्कुल, देखिए, अगर हम ये सब कुछ खाना नहीं छोड़ सकते, हिला नहीं जा रहा एंड XYZ जितनी भी चीज़ें आपने बताई, तब तो आप भूल जाएं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल में कभी एंट्री मार भी सकते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है तो सबसे पहले 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, विच इज़ योर खाना, आपकी नींद और आपकी एक्सरसाइज। इन 3 चीज़ों को जब आप फोकस करने लग जाएंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपका हेल्दी लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली रूटीन में आ जाएगा। आप जब वर्कआउट करेंगे, आप थकेंगे, आप सोएंगे, नींद पूरी लेंगे, साउंड स्लीप होगी, उठेंगे, भूख अच्छी लगेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो निज़ाम हाजमा है आपका वो अच्छा बेहतरीन काम करेगा, भूख भी लगेगी, अकॉर्डिंगली आप खाएंगे, पोर्शंस में खाइए। देखिए, अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अपना ख्याल रखेंगे ही, और जब थोड़ा बहुत ख्याल रखेंगे तो हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा ठीक है सोनिया, वर्कआउट की अपने लिए नहीं है जी, वर्कआउट और डाइट की जो कॉम्बो है इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि हम ये समझते हैं कि चूंकि हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हम जो मर्जी खा सकते हैं, लेकिन अगर इस कॉम्बो की बात करें तो कितना फीसद डाइट कंट्रोल से आप जो है वेट लूज कर रहे होते हैं और कितने % आपके वर्कआउट का उसके अंदर किरदार होता है? हमजा, ये बात ना वेरी करती है पर्सन टू पर्सन बेसिकली। यहाँ पर हमारे यहाँ जनरली एक कॉन्सेप्ट है कि बस एक डाइट प्लान या एक चीज़ किसी को बता दी तो वो आवाम के लिए पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ डाइट और आपका वर्कआउट, आपकी एक्सरसाइज, आपकी नींद, आपका वाटर इनटेक पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एज के हिसाब से, प्रोफेशनल के हिसाब से, स्टूडेंट लाइफ में आपकी अलहदा होगी नींद, आपकी एज, आपकी हाइट के हिसाब से अलहदा होगी आपकी नींद, आपकी भूख, हर चीज़। सो अगर जनरली जो एक बातें की जाती हैं डाइट और उसके हवाले से, तो 70 to 80% डाइट का कमाल होता है, 20 to 30% वर्कआउट होता है, और इसमें आपकी 6 से 7 घंटे की नींद भी शामिल होती है। सो ये एक बेसिकली सर्कल बनता है, हेल्दी लाइफस्टाइल सर्कल। अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल करना चाहते हैं, मोटापे से बचना चाहते हैं, सो खाने पीने में एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ये कि अपने आप को खुद मॉनिटर करना सीखिए आप कि आपने सुबह से लेकर रात तक क्या खाया है। और देखें, गूगल पर हर चीज़ अवेलेबल है। आप एक रोटी, एक पेड़े का आप इतना रखें, 1 कप फ्लोर, आपको वो कैलोरीज मेंशन कर देगा कि जी इतनी कैलोरीज हैं एक पेड़े के आटे में, या एक रोटी में, या मीडियम ब्रेड में, एक अंडे में, या एक जर्दी में इतनी कैलोरीज हैं, एग वाइट में इतनी कैलोरीज हैं। अभी आपकी चॉइस है बेसिकली। अगर हम खुद अपनी हेल्दी चॉइसेस अपनाना चाहते हैं, खुद को मेंटेन रखना चाहते हैं, सो ये फिर आप अपनी डाइट कॉन्शियस हो जाइए, उसमें से अपनी डाइट खुद बनाइए। आप बेहतरीन डाइट बना सकते हैं, आपसे बेहतर आपको और कौन जानेगा। सो आप खुद भी इस तरह से अपना डाइट प्लान कर सकते हैं। अपने आप को जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको मॉनिटर करें।
जैसे आप आपको लगा कि जी आपने जो भी अभी तक खाया है वो 1000 to 1500 के करीब आ गया है, तो अब उसी हिसाब से आप अपना वर्कआउट भी प्लान करें कि जी 1 घंटे से 1.5 घंटा आप हर सूरत जिम में या किसी हेल्दी एक्टिविटी में गुजारें। बिल्कुल सोनिया, अच्छा हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो हम बड़ी तादाद में देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हो रहे हैं। बच्चों को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे तो इतने ज़िद्दी होते हैं, वो मान भी नहीं रहे होते हैं, उसको कोई भी उनको समझाएं, उनको कुछ खाने के लिए दे रहे हो, या अगर वो मोटे हो गए तो उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं अभी से? देखें, इसमें हमारा अपना भी बहुत ज़्यादा कसूर है, क्योंकि वो तो बच्चे हैं ना, बच्चों को तो नहीं पता कि उनके लिए क्या मुनासिब है क्या मुनासिब नहीं है। माएँ और वालिदैन अपनी आसानी के लिए उनको वीडियो गेम्स और लैपटॉप्स दे देते हैं, घंटों घंटों बच्चा बैठा है, उसके बाद उसको भूख लगी, एक बड़ा सारा चिप्स का पैकेट और फ्रिजी ड्रिंक के साथ उसको पकड़ा दिया जाता है, और उसके बाद हम ही ये कहते हैं कि बेटा तुम मोटे हो रहे हो, बेटा तुम काउच पोटैटो बन रहे हो। सो उनका कसूर नहीं है, बेसिकली हमारा कसूर है। तो अगर हम खुद, अगर बच्चा नहीं वो कर रहा है, सो आप खुद एक फैमिली गैदरिंग, एक फैमिली एक्टिविटी प्लान करें, सब मिलके क्रिकेट खेलें, सब मिलके बैडमिंटन खेलें, कोई हेल्दी एक्टिविटी फॉर श्योर प्लान करें ताकि वो उस चीज़ से बाहर आए। 1 से 1.5 घंटा वो उसके अंदर लगा रहेगा। बच्चों के लिए तो ज़ुम्बा परफेक्ट है, आप सॉन्ग्स प्ले कर दें, बच्चों को ज़ुम्बा बच्चों के साथ करवाएं, वॉक पे साथ लेके जाएं, कोई ना कोई क्रिकेट खेलें। देखें, कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी अपनाना वैसे भी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और बच्चे की डिस्ट्रैक्शन के लिए भी ज़रूरी है। बच्चे के दिमाग भी तेज़ होता है, बच्चे के स्किल्स भी इम्प्रूव होते हैं। साथ में जहाँ तक खाने की बात आती है, तो बजाय फ्रिजी ड्रिंक्स और चिप्स का पैकेट पकड़ाने के, उसका नेमू बदल आप कोई ढूंढें, कोई हेल्दी कटलेट्स बना लें होममेड, आप सैंडविच बना लीजिए, उसको अच्छे से ज़रा प्रेजेंटेशन उसकी अच्छी कर लीजिए। वही सैंडविच बच्चा बाजार से भी तो जाके आप रेस्टोरेंट्स में खाते ही है ना, सो उसको आप घर में बिल्कुल ठीक है। सोनिया, एक और हमारे सामने एक सिचुएशन है, हमारे सामने एक और सिचुएशन है कि जी कि हमने हेल्दी लाइफस्टाइल जो है अपनाया, हमने बेहतरीन सा वर्कआउट किया 2-3 माह के लिए, हमने डाइट को भी कंट्रोल किया, लेकिन फिर हमने कहा कि जी कि हम डाइट को तो थोड़ा बहुत चले कंट्रोल करेंगे, लेकिन वर्कआउट तो फिर इतना अरसा हम नहीं कर सकते हैं। हमने वर्कआउट छोड़ दिया, हमने देखा कि उससे ज़्यादा डबल जो है हमारे जिस्म पे चर्बी चढ़ना शुरू होगी या मोटे होना शुरू हो गए। इसकी क्या रीजंस होती हैं? जी देखिए, बेसिकली आपने अभी खुद कहा कि 2 से 3 महीने के लिए वर्कआउट किया, अभी आपने ही कहा ये। हमारे माइंडसेट जो है वो बनी ये चुका है कि जब तक कोई शादी, कोई ओकेजन नहीं आता, हम जिम का रुख ही ना करते, अनटिल और अनलेस कोई ओकेजन हो, भाई की शादी, बहन की शादी, फुप्पो की शादी, कि उसमें हमें ये पहनना है तो हमें अच्छा दिखना है। सो क्यों ना हम मतलब अपने आप को मेंटेन ही रखें, 2 से 3 महीने या 6 महीने आप अपना गोल अचीव करें, उसके बाद मेंटेन रखें उस चीज़ को। तो जहाँ पे भी आप जाएं, सिर्फ ओकेजन के लिए नहीं, जहाँ पे भी आप जाएं आप हेल्दी दिखें, फिट रहें। जैसे आप लोगों ने शुरू में कहा कि जी हम मोटे होते हैं, कोई भी कपड़ा पहनते हैं हम पर अच्छा नहीं लगता, तो बेहतरीन हल उसका ये है कि आप अपने आप को अपना एक फिटनेस गोल बनाइए, उसे अचीव कीजिए। उसके बाद उसकी सिर्फ मेंटेनेंस देखें। जब आप कोई गाड़ी लेते हैं, 0 मीटर गाड़ी लेते हैं, उसके बाद बस उसकी मेंटेनेंस चल रही होती है, गाड़ी फिटफाट होती है, जबरदस्त होती है। सो लाइकवाइज हम भी ऐसे ही अपने आप को आप मेंटेन कीजिए। कैलोरीज, जैसे किसी को 10 किलो, 15 किलो, 50 किलो, जितना भी आपको गिराना है वजन या बढ़ाना है वजन, जो भी आपका फिटनेस गोल है, आप पहले उसे अचीव कीजिए, उसके बाद उसको मेंटेन रखिए। वो इतना मुश्किल नहीं होता। बिल्कुल, मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि जब आप 2-3 महीने वर्कआउट करते हैं। ठीक है सोनिया, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी और हमें बता रही थी कि मोटापे से कैसे हासिल किया जा सकता है, और बचपन से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की बहुत ज़्यादा पहले एक्टिविटीज़ होती थी, अब तो खत्म हो गई है। पेरेंट्स भी कहते हैं बच्चा गोल मटोल होना चाहिए, मोटा होना चाहिए, तो वो फिर वो बचपन से ही आदत डालते हैं। बच्चे बाहर मोटे हो रहे थे तो फिर उनको पतला करने की सोच। अच्छा, बच्चे उस तरह खेलते भी नहीं है ना, बाहर उस तरह से गलियों में खेलने का रिवाज भी तकरीबन ख़त्म हो गया। बच्चे घरों के अंदर रहते हैं और टीवी या वीडियो गेम्स के ऊपर ही लगे रहते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे, ये मुकाबले और मुसाबकत का दौर है जी, जिसमें हालात से समझौता करने की कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में नौजवानों की आबादी अगर देख लें तो कुल आबादी का तकरीबन 2/3 हिस्सा जो है ना वो बनता है, मतलब कि 2/3 नौजवान बनते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जिनको आला और मायारी तालीम देकर हम मुल्क को तरक्की और खुशहाली की शरह पर गामजन कर सकते हैं। इसके अलावा लेकिन बदकिस्मती से यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात कर लें, जो उधर ज़ेर तालीम नौजवान हैं, उनकी तादाद अगर हम बात करें तो वो महज 7 से 8% है, यानी कि वहाँ यूनिवर्सिटी लेवल तक बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो कि पहुँच पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आला तालीम हासिल करने वालों की यूनिवर्सिटी तक रसाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा महदूद। अच्छा, एक तो रसाई महदूद होगी, उसके बाद मामला ये आ गया कि क्या मेयार अच्छा है हमारी आला तालीम का, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बैनुल अक़वामी मेयार पर क्या पूरा उतरती हैं, क्या रिसर्च के लिए वहाँ पर इतने बेहतर जो हैं
हालात हैं कि नहीं हैं। अगरचे पाकिस्तान में जामियात की तादाद में बतदरीज हम इजाफा तो देख रहे हैं, लेकिन अब उनमें तालीम का मयार मलहूज़ खातिर ये कहा जाता है कि नहीं रखा जा रहा है। एक तो कहा जाता है कि फंड्स ही नहीं है, रिसर्च कहाँ से करें। बिल्कुल ऐसी है, रिसर्च जो है वो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है ही नहीं, अगर जहाँ हो रही है वो उस तरह की नहीं है कि उस आलमी मयार के मुताबिक पूरी उतर सके। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हम अब स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, स्टूडेंट्स में अब रुझान अब थोड़ा बढ़ता जा रहा है क्या नहीं है, ये भी हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल ऐसे इसी पर हम बात करेंगे। वाइस चांसलर इस्लामिया भावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर साहब, ये जामियात के ऊपर जो है ना एक एतराज़ लगा दिया जाता है आमतौर पर कि बेहतर जो है हमारे पास बच्चे नहीं आ रहे हैं फारिगुल तहसील होने के बाद, पास आउट होने के बाद। इंडस्ट्री शिकवा करती है कि पता नहीं क्या पढ़ाया जाता है कि बच्चे इतने काबिल नहीं हैं, मयार वो नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज़ पर जब ये सवाल उठता है तो यूनिवर्सिटीज़ इस पर कुछ सोचती हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल आपका सवाल सही है। बहैसियत एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर एज ए वाइस चांसलर मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जो इंडस्ट्री से फीडबैक आ रहा है हमें उसके मुताबिक रिएक्ट करना चाहिए। अपने स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी है आउटपुट की उसको इम्प्रूव करना चाहिए, जिसमें मेनली एक तो करिकुलम की रिवीजन की ज़रूरत है और दूसरा जो टीचिंग और ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी है यूनिवर्सिटी में, ये स्टूडेंट्स को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में इंगेज करना चाहिए। जो उन्होंने इंडस्ट्री में जाके जो स्किल्स उनको चाहिए उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी में उनकी एक्टिविटीज होनी चाहिए। और करिकुलम का फोकस भी ये होना चाहिए कि ये जब स्टूडेंट ग्रेजुएट करेगा तो इंडस्ट्री में इमीडिएटली एक प्रोडक्टिव टीम मेंबर के तौर पे काम कर सके। तो ये मैं समझता हूँ चैलेंज अचीवेबल है। यूनिवर्सिटीज ने इस हवाले से प्रोग्रेस तो की है, लेकिन देयर इज स्टिल लॉट ऑफ डिस्टेंस दैट वी हैव टू ट्रैवल। और दोनों को, इंडस्ट्री को और यूनिवर्सिटी को एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग राब्ते में होना चाहिए, फीडबैक आना चाहिए। और ये फीडबैक और क्रिटिसिज्म के ख्याल से इसको हम पॉजिटिवली लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम बात करते हैं कि हमें जो है ना क्वालिटेटिव अगर हम देखें तो हमें उसकी चीज़ों की ज़रूरत है कि जो हमारा बच्चा पढ़कर आ रहा है वो उस मयार के मुताबिक, या हम अगर बात करें आलमी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो कर भी रहा परफॉर्म। लेकिन बात आती है रिसर्च की, तो रिसर्च किस तरह से है और रिसर्च कल्चर जो है वो क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और बच्चों का रुझान कितना इस तरफ? जी, जैसे कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान अभी तक एक डेवलपिंग कंट्री है और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन होती है उनके रिसर्च के बजट लिमिटेड होते हैं। तो रिसर्च जैसे है दुनिया भर में वेल नोन है कि जितना डालते हैं उतना ही वो मीठा होता है। तो रिसर्च के लिए चूंकि बजट लिमिटेड है, लेकिन इन लिमिटेड बजट में भी मैं समझता हूँ कि रिजल्ट आ सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी रिसर्च में रिजल्ट दे रही हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे आपको पता है कि हमारी आबादी पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक कोई 4 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट एरियाज में कंट्रीब्यूट किया कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड और सस्टेन कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं शेयर करना चाहूँगा कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में भी जो रिसर्च हुई स्पेशली एग्रीकल्चर के एरिया में कॉटन की सीड्स में, तो उसकी वजह से इस साल कॉटन का रिवाइवल भी मुमकिन हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एफर्ट दैट वी नीड टू डू। और हमारी अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से मैं अगर बात करूँ तो हमने पीएचडी जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि रिसर्च को लीड करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उनकी सुपरविजन में रिसर्च होती है, उनकी तादाद बढ़ाई है। उनको रिसर्च ग्रांट्स यूनिवर्सिटी लेवल पे भी दी है और उनको फैसिलिटेट किया है कि वो जो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से रिसर्च की ग्रांट्स हैं उनको हासिल करके रिसर्च कंडक्ट करके। जी बीसी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फैकल्टी का आपने जिक्र किया, फैकल्टी के मयार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे होते हैं। हम पूरी पाकिस्तान की जामियात की बात कर रहे हैं कि मतलब आपने एमएस कर लिया, आपने पीएचडी कर ली, शायद उस तरह से एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का था नहीं। जब इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं था तो आप कैसे बच्चों को वो पढ़ा पाएंगे कि जो इंडस्ट्री को चाहिए था। तो आज इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि इंडस्ट्री के साथ कोई ताल्लुक होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ का, प्रोफेसर हजरात का। तो सर इसको कैसे एड्रेस करेंगे? क्या फैकल्टी के मयार को तब्दील करने की ज़रूरत है या जिस वक्त हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं कुछ उसके अंदर मज़ीद सख्तियाँ कर देनी चाहिए? जी, क्योंकि जिस तरह आपने सवाल किया है तो जो पहला हिस्सा था वो एक नागुज़ीर है, इनएविटेबल है कि हमारी जो फैकल्टी है वो इंडस्ट्री के साथ एंगेज हो। अरसे दराज से जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज थी और इवन प्राइवेट सेक्टर में इसको थोड़ा सा एक बुरी नज़र से देखा जाता था कि आप अगर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, आपका टीचिंग कोर्सेज का वर्कलोड है, तो आप क्यों जाके किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, किसी और के लिए क्यों इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं।
लेकिन हमने अपनी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में सिंडिकेट से पॉलिसी अप्रूव कराई है कि फैकल्टी मेंबर्स को इंकरेज किया जाता है कि वो इंडस्ट्री के साथ एंगेज हों और उस इनकम का तकरीबन तमाम हिस्सा वो रिटेन करें, क्योंकि हमें जो उसके बदले में चीज मिलेगी कि जो उन जबरदस्त होगा उसके मुताबिक वो स्टूडेंट्स से जो जब टीच करेंगे तो बेहतर एग्जाम्पल दे सकेंगे और साथ साथ स्टूडेंट्स को भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में एंगेज करेंगे तो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी। अच्छा, दूसरी तरफ जहां आपने कहा कि रिक्रूटमेंट पे जो क्वालिटी का मयार है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एडवर्टाइज किया था और अभी क्लोजिंग डेट उसकी गुजरी है एक हफ्ता पहले। हमने 250 के करीब लेक्चरर पोजीशंस के लिए एडवर्टाइज किया था, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन एमफिल थी और 10,600 लोगों ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में अप्लाई किया है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो कम्पिटिटिव प्रोसेस है, 10,600 में से तकरीबन 1,500 लोगों को हम टेस्ट के जरिए शॉर्टलिस्ट करेंगे और उन 1,500 लोगों में फिर इंटरव्यू के जरिए हम 250 फैकल्टी मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं समझता हूँ अगर एक ट्रांसपेरेंट मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव प्रोसेस में फैकल्टी की सिलेक्शन की जाए तो बेहतरीन जो स्ट्रीम है हमारी सोसाइटी की वो हमें बहसीत टीचर अवेलेबल हो सकते हैं। और पिछले 2 साल से इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में हमारी जो फैकल्टी की तादाद है वो 500 से 1100 के करीब आ गई है फुल टाइम फैकल्टी, और इसमें हमने इसी तरह का मेरिट बेस्ड कॉम्पिटिटिव रिक्रूटमेंट प्रोसेस इस्तेमाल किया। बिल्कुल सब बिल्कुल आपने जिस तरह से बात की इस्लामिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर की, तो यकीनन आप वहाँ पे बेहतर काम करें, लेकिन अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी है उनकी बात करें, उनके मयार की बात करें और फिर हम अगर खित्ते की दीगर यूनिवर्सिटी से उनका कंपैरिजन करें तो हम कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त? बिल्कुल मैं आपके साथ इसमें कोई आर नहीं महसूस करूंगा कि दीगर शोबों की तरह हमारी यूनिवर्सिटीज भी काफी अरसे तक इंहितात पजीर रही हैं। लेकिन जिस तरह एक अवेयरनेस है इस वक्त नेशन में काफी अरसे से, पिछले कुछ सालों से, तो इस वक्त यूनिवर्सिटीज में समझता हूँ कि जो हमारी सोसाइटी के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, तो मैं पॉजिटिव हूँ कि यूनिवर्सिटीज में इम्प्रूवमेंट आ रही हैं। जाहिर बात है हर यूनिवर्सिटी अपने लिए जवाबदेह है। मैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस के बारे में जवाबदेह तो नहीं, लेकिन मैं एक पॉजिटिव उम्मीद रखता हूँ कि अगर कुछ सक्सेस स्टोरीज कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छा परफॉर्म करेंगी तो देखा देखी दूसरी यूनिवर्सिटीज भी उनको फॉलो करेंगी। तो ये मेरे ख्याल से एक बेहतरीन अप्रोच है चीजों को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है प्रोफेसर, ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि आमतौर पर असातिज़ा ये शिकायत करते नज़र आते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम जब से आया है इतना टाइम ही नहीं होता, बच्चों को क्या समझा पाएँ, थोड़े थोड़े टॉपिक्स होते हैं वो कवर करवाने पड़े होते हैं। ख़ासतौर पर मैं BS की बात कर रहा हूँ, तो जब बच्चा निकलता है बच्चे भी ये शिकायत करते हैं जो पहले सेमेस्टर में पढ़ा था 8वें सेमेस्टर तक कैसे चीज़ याद रहेगी। आपको लगता है इसमें कुछ बेहतरी आनी चाहिए, केस स्टडीज़ का जो है ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल वर्क या केस स्टडीज़ जो होती हैं वो बच्चों को ज़्यादा याद रह जाती हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब असल में इशू ये है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे पूरी दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है और वो सारे ममालिक जो पहले किसी जमाने में एनुअल या टर्म सिस्टम पे थे सेमेस्टर सिस्टम पे जा चुके हैं। तो अगर हमें इंटरनेशनल सिस्टम में इंटीग्रेट होना है तो हायर एजुकेशन लेवल पे सेमेस्टर सिस्टम जो है वो अब अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो उस सिस्टम की अपनी कुछ खूबियां भी हैं और अपनी खामियां भी हैं। एनुअल सिस्टम की भी कुछ खूबियां थी, कुछ खामियां थी, लेकिन जो बड़ा चैलेंज आता है इसमें वो एडजस्टमेंट का आता है, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो 1ली से 12वीं तक की जो तालीम हासिल करते हैं, चाहे इंटरमीडिएट बोर्ड से आए चाहे कैम्ब्रिज से आए, वो एनुअल मॉडल पे यहाँ सारी पढ़ाई साल के आखिर में की जाती है और रटने का रुझान जो है बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। तो यूनिवर्सिटी में आके एडजस्ट करना पड़ता है और हमारे टीचर्स को भी एडजस्ट करना पड़ता है कि वो जो असेसमेंट करें वो मेमोरी की या यादाश्त की ना करें, बल्कि स्टूडेंट की जो कैपेबिलिटी उसने डेवलप की है, असेसमेंट करें कि उसने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अप्लाई करने की स्किल डेवलप की है या नहीं की। तो ये चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए भी है, फैकल्टी के लिए भी है, लेकिन ये एक चीज है जो नागुज़ीर है। और जैसे मैं कहूँगा कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कौन पढ़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब, वाइस चांसलर इस्लामी बहावलपुर सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिसर्च का कल्चर कम अज़ कम जामियात के अंदर आम हो, इतना फंड होना चाहिए और वो जो तमाम टेक्निक्स हैं रिसर्च की वो बच्चों तक बेहतर तरीके तक पहुंचाई जानी चाहिए और बच्चे भी रिसर्च के हवाले से थोड़े से उसमें दिलचस्पी भी लें, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स में दिलचस्पी भी नहीं हो रही होती। हमजा रिसर्च के हवाले से ज़्यादातर लोग किसी और तरफ जा रहे थे, रिसर्च के हवाले से किसी और के लिटरेचर रिव्यू लेके सारा अपना काम कर रहे होते हैं। खैर, प्रोग्राम के वक्त खत्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।